प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य पेपर सेकंड के व्याख्यानों की जो श्रृंखला चल रही है, उसी में हमने दो व्याख्यानों में एक तो प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा का मूल्यांकन किया और दूसरे व्याख्यान में रांगे राघव कृत गदल कहानी की हमने समीक्षा की। अब तीसरे व्याख्यान में हम इस सेकंड पेपर को पूरे को समेटते हुए एक टॉपिक आपके कोर्स में है और उस टॉपिक का नाम है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, गद्य का उद्भव और विकास। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ठीक ढंग से तो हिंदी गद्य की शुरुआत आधुनिक काल में हुई है, अर्थात 1850 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल माना जाता है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ उनके नाटकों के द्वारा हिंदी में ठीक ढंग से तो हिंदी गद्य की शुरुआत वहीं से हुई है। लेकिन उससे पूर्व भी आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में भी गद्य लिखा जाता था। वो उस गद्य की चर्चा आज हम इस व्याख्यान में करेंगे। तो हिंदी गद्य के उद्भव और विकास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग को तो हम नाम देंगे कि आधुनिक काल से पूर्व का हिंदी गद्य, यानी 1850 से पूर्व का हिंदी गद्य किस प्रकार का था, उसके कौन कौन रचनाकार थे, कौन से मिलती थी। फिर दूसरे बिंदु हम लेंगे कि आधुनिक काल का हिंदी गद्य। तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं और पहले टॉपिक पर आते हैं। यानी ये व्याख्यान दो भागों में विभाजित है कि आधुनिक काल से पूर्व का हिंदी गद्य और दूसरा होगा आधुनिक काल का गद्य। तो पहले हम आधुनिक काल से पूर्व के हिंदी गद्य की स्थिति के बारे में विचार करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य को मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है राजस्थानी भाषा का गद्य, दूसरा है मैथिली का गद्य, तीसरा और चौथा है खड़ी बोली का गद्य। अर्थात आधुनिक काल से पूर्व जो गद्य लिखा जा रहा था हिंदी में, थोड़ी बहुत मात्रा में लिखा जा रहा था, यद्यपि हो, लेकिन लिखा जा रहा था। तो उसको जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें चार प्रकार के उपविभाजन होते हैं। एक तो राजस्थानी हिंदी की जो भाषा है राजस्थानी, उसमें लिखा गया गद्य। एक उस समय बिहार में नेपाल की सीमा से लगते हुए क्षेत्र था मिथिला, उसमें जो मैथिली भाषा थी उसमें लिखा गया गद्य। दूसरा ब्रज में, जिसमें विशेषकर जो वल्लभ संप्रदाय के जो स्वामी गोकुलनाथ थे, उन्होंने जो गद्य लिखा वो। और चौथा है खड़ी बोली का गद्य, वो आधुनिक काल के पूर्व का गद्य विशेषकर दक्षिण भारत में मिलता है। इन चारों की चर्चा हम इस व्याख्यान में करेंगे। तो सबसे पहले हम राजस्थानी गद्य की चर्चा करते हैं कि राजस्थान की प्राचीनतम उपलब्ध गद्य रचनाएं 13वीं शताब्दी की हैं, जिसमें तीन नाम है, आराधना, अतिचार और बाल शिक्षा, और इनके लेखक हैं संग्राम सिंह। और ये लगभग 1279-80 के आसपास इनकी रचनाएं की। इन रचनाओं ये मिलती कहाँ है कि एक जैन मुनि हुए हैं जिन विजय, उन्होंने एक पुस्तक संपादित की है, प्राचीन गुजराती। पुस्तक का नाम है प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ। लेखक हैं, उसके संपादक हैं जैन मुनि हैं जिन विजय। तो जिन विजय जी ने जो ये प्राचीन गुजराती के नाम से जो ये संकलन किया है, उसमें इन रचनाओं को सम्मिलित किया है। और चूंकि 15वीं शताब्दी से पूर्व राजस्थानी और गुजराती दोनों भाषाएं एक थी, अतः इन रचनाओं को गुजराती भाषा वाले अपनी रचना मानते हैं और राजस्थानी वाले जो हैं इसको अपनी रचना मानते हैं। लेकिन डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी और आचार्य हरप्रसाद प्रसाद द्विवेदी ने इनको हिंदी गद्य में स्थान दिया है। उसके बाद राजस्थानी भाषा में 14वीं शताब्दी में अनेक गद्य रचनाएं मिलती हैं, जो राजस्थानी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे श्री अगरचंद नाहटा, उनके पास रुचित थी। उसमें दो रचनाएं का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। एक तो तत्व विचार और दूसरी है धनपाल कथा। ये दोनों रचनाएं जो हैं वो 14वीं शताब्दी के। तत्व विचार में तो जैन धर्म के सिद्धांतों का निरूपण हुआ है, और जो धनपाल कथा है
उसमें तिलक मंजरी की रचयिता प्रसिद्ध जैन कवि धनपाल वे हैं, उनके जीवन की कथा को प्रस्तुत किया गया है गद्य में। तो ये दोनों रचनाएं जो हैं कि तत्व विचार और धनपाल कथा, ये दोनों रचनाएं 14वीं शताब्दी की हैं, राजस्थानी भाषा में हैं। फिर आते हैं हम राजस्थानी गद्य में 15वीं शताब्दी की। 15वीं शताब्दी में एक रचना मिलती है पृथ्वी चंद्र चरित। ये इसके लेखक का कोई पता नहीं है। और दूसरी रचना है वाग विलास। इसकी रचना माणिक्य चंद्र सूरी ने की थी और इसकी माणिक्य चंद्र सूरी ने की थी और इसकी शैली जो है, माणिक्य चंद्र सूरी ने 1421 ईस्वी में इसकी रचना की थी और इसकी शैली अलंकारपूर्ण है और ये पुरानी राजस्थानी में लिखी गई है। यहाँ तक तो राजस्थानी भाषा में छुटपुट रचनाएं मिलती हैं, लेकिन जब आगे चलते हैं तो दृढ़ परंपरा ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों प्रकार की मिलती है, वो 15वीं शताब्दी के बाद की मिलती है। और इसमें जो रचनाएं मिलती हैं उनको 3 उपविभागों में बांटा जा सकता है। पहली तो कहते हैं वचनिका, दूसरी ख्यात और तीसरी बात। ये 3 राजस्थानी गद्य की शैलियां, राजस्थानी गद्य प्रकार थे। तो वचनिका तो क्या होती थी? वचनिकाओं में ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख होता था और तुकांत गद्य लिखा जाता था। और ये बहुत, जैसे अचलदास खिचीरी वचनिका शिवदास गार्डन ने लिखी, अचलदास खिचीरी वचनिका, ये शिवदास गार्डन ने लिखी। उसी तरह खिरिया जागा ने लिखी थी वचनिका राठौड़ रतन सिंह जीरी। और ये वचनिक रचना है जो तुकांत होती है। दूसरी जो राजस्थानी शैली थी वो कहलाती थी ख्यात। तो ख्यात क्या होता था कि उसमें घटनाओं का वर्णन होता था लेकिन तुकांत नहीं होता था। और इसमें सबसे प्रसिद्ध जो है वो मूर्णोत्तर नयनशीरी ख्यात। ये बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें ख्यात में जो लेखक होते थे वो अपने आश्रितदाता नरेशों के पराक्रम का वर्णन करते थे और ये सब गद्य में है। तीसरी जो राजस्थानी गद्य शैली थी वो थी बात, यानी कहानी। इसमें आश्रितदाता राजाओं का आलंकारिक पूर्ण शैली में वर्णन होता था और ये ज्यादातर प्रकाशित नहीं है और इसमें काल्पनिक वृत्तांत मिलते हैं। ये राजस्थानी गद्य जो आधुनिक काल से पूर्व का मिलता है उसकी चर्चा मैंने इसमें की। अब हम आते हैं आधुनिक काल से पूर्व मिलने वाले मैथिली भाषा के गद्य पर। कि राजस्थानी की भांति मैथिली भाषा में भी गद्य की एक धीर परंपरा उपलब्ध है। इसका प्राचीनतम जो उपलब्ध ग्रंथ है वो ज्योतिरेश्वर कृत वर्ण रत्नाकर है, जिसकी रचना 1324 ईस्वी की मानी जाती है। वर्ण रत्नाकर पुस्तक का नाम है, दोबारा बोल रहा हूं, वर्ण रत्नाकर। लेखक है ज्योतिरीश्वर और इसमें 7 अध्याय हैं, जिनमें क्रमशः नगर वर्णन, नायक वर्णन, आस्थान वर्णन, ऋतु वर्णन, प्रनायक वर्णन, भट्टादि वर्णन, कला वर्णन, ये 7 अध्याय दिए गए हैं। और ये वस्तुतः भारतीय काव्यशास्त्र, कलाशास्त्र और ज्ञान विज्ञान का कोश कहलाती है ये वर्ण रत्नाकर, और बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आगे चलकर मैथिली में जो प्रसिद्ध कवि हुए विद्यापति, जो हिंदी में जाने जाते हैं, तो विद्यापति ने अपने पद भी लिखा था, लेकिन गद्य में जो रचनाएं की उनके 2 नाम हैं, एक तो कीर्तिलता और एक कीर्ति पताका। एक तरीके से कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिख करके विद्यापति ने मैथिली में ज्योतिरीश्वर द्वारा जो परंपरा शुरू की थी उसको आगे बढ़ाया था। इसमें कीर्तिलता में गद्य पद मिश्रित ऐतिहासिक काव्य है। इसमें कवि ने अपने आश्रितदाता कीर्ति सिंह के युद्ध का वर्णन किया है। दूसरी रचना कीर्ति पताका है। कीर्ति पताका यद्यपि खंडित और अशुद्ध उपलब्ध है और इसमें महाराजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। इसके अतिरिक्त ये तो हुई मैथिली की रचनाएं, और उसके बाद है राजस्थानी की एक रचना का उल्लेख और मैं करना चाहूंगा, वो है राउल बेल। राउल बेल शिलांकित कृति है, अर्थात शिला पर अंकित है, और रोड़ा नामक कवि ने लिखी है। और ये चंपू काव्य का जो गद्यपद मिश्रित होती है उसका प्राचीनतम नमूना जो है राउल बेल है। अब हम आते हैं कि ब्रजभाषा गद्य। तो ब्रजभाषा गद्य में सबसे पहली रचना मिलती है गोरखसार। इसके लेखक का कोई पता नहीं है, लेकिन इसमें गोरखनाथ के जीवन चरित्र, गोरखनाथ के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की गई है, इसलिए गोरखसार जो है वो ब्रजभाषा का पहला
और एक बहुत महत्वपूर्ण ही गद्य रचना है। उसके बाद जो पुष्टि संप्रदाय था, आचार्य वल्लभ जिसके आचार्य थे, उसके जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने जो गद्य में रचनाएं की वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें दो तो छुटपुट रचनाएं हैं, जैसे एक तो गोस्वामी विठलनाथ रचित श्रृंगार रस मंडल और नवरत्न सटी, ये तो गोस्वामी विठलनाथ ने लिखी। एक चतुर्भुज दास जो अष्टचाप के कवि थे, उन्होंने षठ ऋतु की वार्ता नामक एक गद्य में पुस्तक लिखी। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी वो गोकुलनाथ ने लिखी, स्वामी गोकुलनाथ, जो उन्होंने दो महत्वपूर्ण लिखी जिनका नाम है 84 वैष्णव की वार्ता है 252 वैष्णव की वार्ता। ये गद्य ब्रजभाषा गद्य के सबसे महत्वपूर्ण नमूने हैं, दोनों वार्ताएं, एक तो 84 वैष्णव की वार्ता और एक 252 वैष्णव की वार्ता। ये दोनों वार्ताएं जो हैं ये गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई हैं, किंतु कि दोनों की भाषा शैली में यद्यपि काफी अंतर मिलता है, और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो हैं वो ये मानते हैं कि दोनों रचनाओं के लेखक अलग अलग थे। खैर ये बाद का विषय है। इसके बाद आते हैं हम खड़ी बोली का प्रारंभिक गद्य, जिसको दक्षिणी गद्य भी कहते हैं, दक्षिणी गद्य भी जिसको कहते हैं। तो खड़ी बोली का जो गद्य मिलता है वो प्रारंभ रूप में सबसे पहले जो दक्षिण भारत में मिलता है, और दक्षिण भारत में गद्य की शुरुआत हुई। और दक्षिण भारत के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, देहलवी, जबान हिंदुस्तानी आदि नाम दिए। और इसमें जो महत्वपूर्ण लेखक हैं वो हैं ख्वाजा बंदे नवाज केसू दराज, और दूसरे हैं शाह बुरहादी, तीसरे हैं शाह मिराजी शमसुल। तो ख्वाजा बंदे नवाज गीसू दराज, यद्यपि इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन इनका जीवन दक्षिण के दौलताबाद और गुलबर्गा में भी था, और इन्होंने लगभग 15 ग्रंथ फारसी अरबी में और 3 ग्रंथ खड़ी बोली हिंदी में लिखे। 3 ग्रंथ गीसू दराज ने, और इन 3 के नाम हैं मिराजुल आस्कीन और रिसाला बेहबारा, अर्थात 12 मासा भी कहते हैं इसको। तो 3 ग्रंथ ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज, ये उनका नाम है, ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज। इन्होंने जो दक्षिण भारत के रहने वाले थे, सबसे पहले खड़ी बोली गद्य की, ये आपको ध्यान देने की बात है कि खड़ी बोली गद्य हिंदी जो है, खड़ी बोली जो है उत्तर भारत की भाषा है, लेकिन उसकी गद्य की शुरुआत जो है, पद्य की तो उत्तर भारत में, लेकिन गद्य की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई, और उसके जो शुरुआत करता थे वो ख्वाजा बंदे नवाब गेसु दराज थे। ये उस समय की राजस्थानी ब्रज और दक्षिणी में लिखे गए गद्य के प्रकार है। अब हम इसके बाद हम आएंगे, इनके बाद उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य ने किस प्रकार अपनी शुरुआत की, वो भी आधुनिक काल से पूर्व। तो आधुनिक काल से पूर्व इस व्याख्यान में हमने जो चर्चा की वो राजस्थानी गद्य की, दूसरी हमने ब्रजभाषा गद्य की, तीसरी हमने मैथिली की चर्चा की, और चौथी हमने दक्षिणी खड़ी बोली गद्य की रचना है। इसी क्रम में एक रचना और मिलती है, उसका नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और इसके लेखक हैं दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसने बनारस और उसके आसपास की संस्कृति का बड़ा मार्मिक वर्णन गद्य में किया है, दामोदर शर्मा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और हरिप्रसाद द्विवेदी जो हैं, जो हिंदी के एक बहुत बड़े इतिहासकार और साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने इसको हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण रचना माना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किताब का नाम है, और लेखक हैं दामोदर शर्मा। तो राजस्थानी, मैथिली और ब्रज और खड़ी बोली का गद्य जो आदिकाल और भक्तिकाल में और रीतिकाल में लिखा गया। अब हम अगले व्याख्यान में उत्तर भारत में आधुनिक काल से पूर्व जो खड़ी बोली का गद्य लिखा गया उसकी चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। आज का व्याख्यान बस यहीं समाप्त होता है।